आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाता है। काफी लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में काफी परेशानी होती है। मैंने इस वीडियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का सबसे आसान तरीका बताया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद किसी भी एल्गोरिदम का आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। किसी भी एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझिए। उसके बाद हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या है। हमने दो एल्गोरिदम लिखा है, एल्गोरिदम 1, एल्गोरिदम 2। ठीक है, पहला एल्गोरिदम क्या है? यह दो नंबर को जोड़ने का एल्गोरिदम है। और दूसरा एल्गोरिदम क्या है? यह 0 से लेके n तक प्रिंट करने का एल्गोरिदम है। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15। ठीक है, मान लो कि n का वैल्यू हो गया 20, तो 0 से लेके 20 तक आपको प्रिंट करना होगा। 0, 1, 2, 3, 20 तक। ठीक है, n का वैल्यू अगर 5 होता तो 0 से लेके 5 तक आपको प्रिंट करना होता। तो दूसरा एल्गोरिदम यही है, 0 से n तक प्रिंट करने का। पहला एल्गोरिदम क्या है? दो नंबर को जोड़ने का। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। एल्गोरिदम 1 के मदद से समझते हैं। ठीक है, अब एल्गोरिदम 1 है क्या? दो नंबर को जोड़ने का एल्गोरिदम है। तो दो नंबर को जोड़ने के लिए जितने स्टेप्स लगेंगे फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचने में, वही हुआ इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसी तरह से एल्गोरिदम 2 लीजिए, ये क्या है? 0 से n तक प्रिंट करने का। तो 0 से n तक प्रिंट करने के लिए जितने स्टेप्स लगेंगे फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचने में, वही है इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा स्टेप्स में काउंट होते हैं। ठीक है, वो मिली सेकेंड या सेकेंड में नहीं होते हैं, वो हमेशा स्टेप्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ये एल्गोरिदम में कितने स्टेप्स लगेंगे बताइए? दो नंबर को जोड़ना है, तो पहला स्टेप क्या होगा? नंबर 1 को एंटर करवाइए कीबोर्ड से। दूसरा स्टेप, दूसरे नंबर को कीबोर्ड से एंटर करवाइए, क्योंकि हमको दो नंबर जोड़ना है तो दो नंबर तो लगेंगे ना। तो पहला स्टेप में क्या हुआ? पहला नंबर को कीबोर्ड से एंटर कराइए। दूसरे स्टेप में दूसरे नंबर को कीबोर्ड से एंटर कराइए। तीसरे स्टेप में पहला और दूसरा नंबर जो मिला है उसको जोड़ दीजिए, और चौथा स्टेप में रिजल्ट प्रिंट कर दीजिए। तो इस एल्गोरिदम को चलाने में कितने स्टेप्स लगे? 4 स्टेप। ठीक है, 4 स्टेप। तो यही हो गया इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको लिखा जाने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? 4 स्टेप्स? नहीं, इसको लिखने का एक तरीका है, टेक्निकल टर्म है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए दूसरे एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें। आइए देखते हैं इसमें कितना स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप क्या है? यह कह रहा है कि कीबोर्ड के थ्रू n का वैल्यू डालो। कीबोर्ड के थ्रू n का वैल्यू डालो, मतलब तुमको 0 से n तक प्रिंट कराना है, तो n का वैल्यू क्या होगा? मान लो कि यूजर ने डाला 50। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप तो आसानी से आपको समझ में आ गया है ना। कीबोर्ड से यूजर ने n का वैल्यू डाल दिया 50। दूसरा स्टेप क्या है? फॉर लूप चलाओ। कहां से कहां तक? 0 से n तक। 0 से n तक n का जो वैल्यू यूजर ने डाला है, और फॉर लूप के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो। और प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा? 0 से प्रिंट करना शुरू करेगा और n तक प्रिंट करेगा, है ना। n तक प्रिंट करेगा, और वही तो करना है। तो इस एल्गोरिदम में कितने स्टेप हैं? इस एल्गोरिदम में कितने स्टेप हैं? 1, 2 स्टेप हैं? गलत, 2 स्टेप नहीं है। ध्यान दीजिए, ये प्रिंट स्टेटमेंट कितना बार चलेगा? वो चलेगा जो n का वैल्यू है। n का वैल्यू क्या? 50। तो ये 50 स्टेप तो यही हो गया। ध्यान रहे इस बात पे। तो इस एल्गोरिदम में टोटल 50 + 1 51 स्टेप है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू डाल दिया होता 200, ठीक है, तो कितना स्टेप होता? ये लूप चलता 200 बार, तो होता 200 + 1, तो 201 स्टेप होता।
अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो पहला एल्गोरिदम है इसमें फिक्स है स्टेप, 4 स्टेप, हमेशा 4 स्टेप, ठीक है। जबकि ये एल्गोरिदम में स्टेप फिक्स नहीं है। n का वैल्यू 50 था तो 51 बार चला, 200 हो गया तो 201 बार चला। तो ये जो एल्गोरिदम है वो इनपुट डेटा पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इनपुट डेटा पे डिपेंडेंट है। तो इस एल्गोरिदम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, n+1। n क्या हो गया, n जो आपने डाला यहां पे, अब +1, ये पहला स्टेप काउंट होगा। तो इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर स्टेप्स में काउंट करेंगे तो कितना होगा, n+1, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप्स में अगर काउंट करेंगे तो आ जाएगा n+1। n+1 क्यों आया, एक स्टेप कीबोर्ड से n का वैल्यू डालने के लिए और n स्टेप ये प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा उसके लिए। तो इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप्स में आ गया n+1। पहले एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप्स में आ गया 4 स्टेप्स, ठीक है। अब अंतर देख रहे हैं दोनों, यहां पे जो है स्टेप्स फिक्स है, 4 स्टेप्स हमेशा के लिए फिक्स है। यहां पे स्टेप फिक्स नहीं है, वो है n+1, यानी कि n पे निर्भर है, n पे निर्भर है। तो n जो है क्या है, हमारा इनपुट डेटा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम का इनपुट डेटा पे डिपेंडेंट है, निर्भर है उस पे, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लिखेंगे टेक्निकल टर्म में, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसी से शुरू करते हैं। अब देखिए n+1 स्टेप्स, ठीक है, इसका, इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब n का वैल्यू अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा है, करोड़ों है कि नहीं, तो हम इस 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। आपने मैथ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि अगर +1 करें बहुत लार्ज नंबर में तो आप 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट वही लार्ज नंबर इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप्स में क्या होगा, n हो जाएगा, क्योंकि 1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर n का वैल्यू बहुत ही बड़ा है, किससे, 1 से, अगर n का वैल्यू 1 से बहुत बड़ा है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधा सीधा n हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, वो करते हैं बिग O ऑफ n। तो इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग O ऑफ n। अब इस एल्गोरिदम पे आइए, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग O ऑफ 4। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जहां भी एल्गोरिदम में स्टेप्स फिक्स हो, नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स हो, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इस एल्गोरिदम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसको डिनोट किया जाता है बिग O ऑफ 1 से, ठीक है, बिग O ऑफ 1 से। जब भी आपका एल्गोरिदम में स्टेप्स जो है इनपुट डेटा पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि वो फिक्स है, तो उस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग O ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n। तो एक चीज आप समझ गए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा स्टेप्स पे डिपेंडेंट है। इस एल्गोरिदम का हो गया ऑर्डर ऑफ n और इसका हो गया ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अब बताइए इस एल्गोरिदम में और इस एल्गोरिदम में किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली इसका ज्यादा है कि नहीं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। इसका तो फिक्स है ऑर्डर ऑफ 1, जबकि इसका क्या है ऑर्डर ऑफ n। n का वैल्यू बढ़ाते जाइए, इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। अब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप्स में क्यों निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ n, सेकेंड मिली सेकेंड में क्यों नहीं निकालते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 सेकेंड होगा, इसका 1 सेकेंड होगा। हम लोग सेकेंड में क्यों नहीं निकालते हैं, वो इसलिए नहीं निकालते कि ध्यान दीजिएगा, आप ये नहीं कह सकते कि ये एल्गोरिदम हर मशीन पे 10 सेकेंड में ही चलेगा। अगर आपके पास 3 कंप्यूटर है अलग अलग, मान लीजिए कि पहले का प्रोसेसर बहुत ही फास्ट है
दूसरे का स्लो है, तीसरे का नॉर्मल है। तो अगर ये एल्गोरिदम इस पे स्लो वाले पे 10 सेकेंड ले रहा है तो फास्ट वाले पे भी क्या 10 सेकेंड ही लेगा? वहां तो कम टाइम में हो जाएगा ना, 5 सेकेंड में हो जाएगा। नॉर्मल वाले पे 8 सेकेंड लगेगा। तो हम ये नहीं कह सकते किसी भी एल्गोरिदम के बारे में कि इतना फिक्स टाइम है कि इतना टाइम में चलेगा। वो मशीन पे डिपेंडेंट होता है टाइम। लेकिन एक चीज फिक्स है, चाहे इस एल्गोरिदम को आप इस मशीन पे चलाएं, इस मशीन पे चलाएं या इस मशीन पे चलाएं, स्टेप्स फिक्स हैं। इतने स्टेप तो हर जगह चलेंगे, इतने स्टेप हर जगह चलेंगे। इसी एल्गोरिदम का एग्जांपल लीजिए, 2 नंबर को जोड़ने का, चाहे किसी मशीन पे चलाएं, ये 4 स्टेप तो चलेगा ही चलेगा। इसीलिए हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा स्टेप में निकालते हैं, टाइम में आप नहीं निकाल सकते। आप किसी एल्गोरिदम के लिए ये नहीं कर सकते कि इसका है 2 सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर जगह ये 2 सेकेंड में चलेगा? नहीं, मशीन स्लो हुआ तो 4 सेकेंड लगेगा, ज्यादा फास्ट हुआ तो 1 सेकेंड में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप्स में निकालते हैं, क्योंकि स्टेप्स फिक्स है। किसी भी मशीन पे चलाएं 4 स्टेप तो चलेगा ही चलेगा। अब मैं आपको कुछ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दिखाता हूं। आपने इस तरह के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखे होंगे, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ log n, है ना? तो मैं वो आपको दिखाता हूं कहां निकलते हैं वो सब। अब मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं, ठीक है? उससे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में आसानी होगी। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें एक चीज आपको जरूर याद रखना है कि अगर आपका एल्गोरिदम में स्टेप्स फिक्स है, इनपुट डेटा पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसको डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ 1 से। ठीक है, उसको कैसे डिनोट करते हैं? ऑर्डर ऑफ 1 से। जैसे कि हमारा एडिशन ऑफ 2 नंबर वाला एल्गोरिदम था, उसमें 4 स्टेप फिक्स थे, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसको ऑर्डर ऑफ 1 से डिनोट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका एल्गोरिदम में टोटल स्टेप जो है वो इनपुट डेटा पे निर्भर है, अगर आपने इनपुट डेटा बढ़ा दिया तो स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे, इनपुट डेटा घटा दिया तो स्टेप्स भी घट जाएंगे, तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n के टर्म में, यानी कि इनपुट डेटा के टर्म में लिखा जाता है। जैसे कि हमारे पिछले एल्गोरिदम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? ऑर्डर ऑफ n। हमेशा ऑर्डर ऑफ n नहीं होता है, कभी कभी n स्क्वायर भी होगा, कभी कभी log n भी होगा। वही हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एल्गोरिदम लीजिए, ठीक है, लीजिए, उसमें क्या करना है कि हमको 2 लूप चलाना है। मान लो 2 लूप चलाना है। पहला लूप क्या होगा? एक सिंगल लूप होगा, for i is equal to 0, i is equal to 0, i less than n, i प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर कुछ प्रिंट करवा रहे होंगे आप, ठीक है? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? अगर आपके एल्गोरिदम में मात्र एक ही लूप है तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आसानी से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n। मान लीजिए कि इस एल्गोरिदम में एक लूप और होता, एक लूप और होता ना, और वो कैसा होता? एक नेस्टेड लूप होता, इस तरह से, for i is equal to 0, i less than n, i प्लस प्लस, ठीक है? और उसके अंदर एक और लूप चलता, for j is equal to 0, j less than n, j प्लस प्लस, ठीक है? और उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होता, प्रिंट स्टेटमेंट। अब बताइए ये प्रिंट स्टेटमेंट कितना बार चलेगा? कितना बार चलेगा बताइए? पहला वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि सिंगल लूप के अंदर है वो तो n बार चलेगा, तो n स्टेप्स हो गया। जबकि ये नेस्टेड लूप के अंदर है तो n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर बार चलेगा। तो इस एल्गोरिदम में देखिए एक लूप है जो n बार चलेगा, तो n स्टेप्स, दूसरा लूप है जो कि n स्क्वायर बार चलेगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n प्लस n स्क्वायर। दरअसल हम लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, n को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है? n को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि n जो होगा वो बहुत ही लार्ज नंबर होगा, बहुत ही लार्ज नंबर होगा। मान लो कि 1 लाख है, ठीक है? तो 1 लाख का स्क्वायर कितना हो गया? वो तो और खतरनाक हो गया। तो हम लोग सीधा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिखते हैं, तो n प्लस n स्क्वायर जो है फाइनली n स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है।
ये चीज याद रखिए, ये एजम्पशन लेके चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ये नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं, नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं। दरअसल n का जो वैल्यू होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है, इंडस्ट्री वगैरह में तो काफी बड़ा इनपुट साइज होता है, ठीक है। तो आप इतना जान लीजिए कि n प्लस n स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर इतना बड़ा होगा कि n का वहां पे कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, तो हम लोग गोल मटोल n स्क्वायर ले लेते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए 1 प्लस n है तो हम सीधा n ले लेते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। अभी तक हमने 3 अलग अलग तरह के एल्गोरिदम देखे। एक एल्गोरिदम देखा जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट था, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 था। कौन सा? एडिशन ऑफ 2 नंबर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 1। फिर हमने एक एल्गोरिदम देखा जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n था। कौन सा एल्गोरिदम था वो? 1 to n प्रिंट करने वाला, 1 to n प्रिंट करने वाला। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? ऑर्डर ऑफ n। फिर हमने एक एल्गोरिदम देखा जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। कौन सा? जिसमें डबल लूप था, नेस्टेड लूप था जिसमें, वो वाला एल्गोरिदम। अब हम लोग एक एल्गोरिदम देखेंगे जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। कौन सा एल्गोरिदम है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ log n? मैं आपको बताता हूं। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ log n। कैसे निकालते हैं मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। मैं आपको बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के बताऊंगा कि कैसे बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n होता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के बताऊंगा। इससे आपको बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने में आसानी होगा। तो लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है? वो होता है ऑर्डर ऑफ n। वो मैं आपको भी निकाल के बताऊंगा। यहां पे n क्या है? n हुआ उस एरे का साइज जहां पे आप लीनियर सर्च करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम लीनियर सर्च करने वाले हैं एक एरे पे जिसका साइज है 6। जिसका साइज क्या है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 6, ठीक है। तो अब लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ऑर्डर ऑफ n। कैसे? अभी हम प्रूफ करेंगे। लीनियर सर्च में क्या होता है? एरे में कुछ एलिमेंट होगा 20 30 40 50 60 70, ठीक है। और आपको बोला जाएगा कि एक एलिमेंट को सर्च करो कि उस एरे में है कि नहीं। जैसे आपको बोला जाएगा कि देखो इस एरे में 400 है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? पहले इंडेक्स से जाके सर्च करना शुरू करेंगे और इस इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको इससे मिलाएंगे, देखेंगे अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा में जाके चेक करेंगे। और इस तरह से कब तक चेक करेंगे? जब तक कि आप पूरा एरे छान ना मारे या फिर आपको एलिमेंट कहीं मिल ना जाए। तो हमारे केस में एलिमेंट कहीं मिला नहीं, तो हमने पूरा एरे छान मारा। पूरा एरे छान मारा तो हमको कितना स्टेप चलना पड़ा? कितना स्टेप चल के हमको सर्च पूरा करना पड़ा? सर्च का रिजल्ट भले ही निगेटिव आया, हमको एलिमेंट नहीं मिला, लेकिन सर्च तो हमको पूरा करना पड़ा ना। तो हम n स्टेप्स चले, मतलब एरे का जितना साइज था उतना स्टेप चले। तो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। अब एरे का साइज अगर बढ़ा देते, क्यों है ऑर्डर ऑफ n? समझिए इस चीज को। अगर एरे का साइज आप बढ़ा देते, मान लीजिए कि एरे का साइज इस बार कर दीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दीजिए, ठीक है। एरे का साइज हो गया इस बार 9, ठीक है। और एलिमेंट हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90। फिर बोला जाए आपको 400 सर्च करो इस एरे में है कि नहीं। पहला इंडेक्स से शुरू कीजिए, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, चलते चलिए नहीं मिला, पूरा एरे छान मारा नहीं मिला। कितना स्टेप आपको चलना पड़ा? एरे का जितना साइज था। तो इसीलिए लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5, 5 उसका साइज है, ठीक है। हमारे पास एक एरे है उसका साइज है 5 और उसमें एलिमेंट है 10 20 30 40 50, ठीक है। एलिमेंट कितना है? 50, मतलब 5 एलिमेंट है। और आपको बोला जाए कि सर्च करके बताओ इसमें 20 है या नहीं, तो पहला से फिर से शुरू कीजिएगा। पहला में 10 है यानी 20 तो नहीं है। दूसरा है, अरे मिल गया,
20 मिल गया ना, तो इस बार तो 2 ही स्टेप में हो गया, तो इस बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो का कैलकुलेट किया जाता है कि खराब स्थिति में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है, तो वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर एलिमेंट को सर्च करने के लिए अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा उस सिनेरियो को लेकर बनाया जाता है जहां पे आपको मैक्सिमम स्टेप्स करने पड़ेंगे अपने एल्गोरिदम में। तो मैक्सिमम स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, पूरा एरे छान मारो, किस केस में, जब एलिमेंट उस एरे में है ही नहीं, या फिर एलिमेंट लास्ट में है, मान लीजिए 90 है ना, यहां पे मान लीजिए 90 सर्च करना होता आपको, तो भी आपको पूरा एरे छान मारना पड़ता है कि नहीं। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। अब मैं आपको बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के बताता हूं, ठीक है। बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है और उसका साइज है 8 और उसमें एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि सर्च करके बताओ कि इस एरे में 5 है कि नहीं। कैसे सर्च होता है बाइनरी सर्च में, हम एरे को स्प्लिट कर देते हैं, आधा आधी कर देते हैं कि नहीं। तो पहला स्टेप में ये एरे स्प्लिट हो गया और हो जाएगा कुछ इस तरह से 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12। अब हम देखेंगे कि 5 किस साइड हो सकता है, किस साइड हो सकता है 5। तो हम लोग इस एलिमेंट को चेक करके डिसाइड करते हैं कि किस साइड होगा, तो हमें पता इस साइड होगा। तो अब जो हम सर्च करेंगे वो इसी साइड में करेंगे, इस एरे को इग्नोर कर देंगे कि नहीं। अब क्या होगा, फिर से स्प्लिट होगा ये एरे 5 6 7 8, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। फिर अब इस वाले में सर्च होगा तो फिर स्प्लिट होगा 5 और 6, तो इस बार यहां मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है एरे कितनी बार स्प्लिट हुआ, 1 2 3। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए क्या हुआ, log n, n क्या है, एरे का साइज 8, कितने पार्ट में स्प्लिट होता है, हर बार 2 पार्ट में, ठीक है। तो देखिए 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 की नहीं। तो ये देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 स्टेप चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर साइज 8 है तो। अब मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का असली यूज बताता हूं। हमारे पास 2 लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट 1 लिंक लिस्ट 2, ठीक है। कितना लिंक लिस्ट है, 2 लिंक लिस्ट है। हमें क्या करना है, एक नोड को ऐड करना है, इस लिंक लिस्ट में भी इस लिंक लिस्ट में भी, ठीक है। इसमें भी एक नोड ऐड करेंगे और इसमें भी एक नोड ऐड करेंगे। अभी इस लिंक लिस्ट में कितना नोड है, n नोड्स है, ठीक है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसमें कितना है, इसमें भी n नोड्स है, यानी दोनों लिंक लिस्ट में अभी जो नोड का संख्या है वो बराबर है, ठीक है। अभी जो नोड का संख्या है वो दोनों में कितना है, बराबर है, 1 2 3 4 1 2 3, चलो एक और जोड़ लो, ठीक है 4, ठीक है। तो दोनों में 4 4 हो गया। अभी करना क्या है कि हमको नया नोड ऐड करना है, किस लिंक लिस्ट में, इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए हम लोग 2 अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं नए नोड को। इस लिंक लिस्ट में हम लोग शुरू में ऐड कर देंगे और इस लिंक लिस्ट में हम लोग आखिरी में ऐड कर देंगे। किसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा, आइए मैं आपको बताता हूं। जब आप शुरू में किसी नोड को ऐड करेंगे तो उसमें कितने स्टेप्स लगेंगे, इस लिंक लिस्ट का जो टेल है इसको यहां पॉइंट करा दो, फिर इसका हेड यहां पॉइंट करा दो, 2 से 3 स्टेप में काम हो जाएगा। जबकि अगर आप दूसरे लिंक लिस्ट में आए और नोड को आखिरी में डालें तो पहले तो आपको आखिरी में पहुंचना पड़ेगा, एक नोड से दूसरे नोड में जाके, दूसरे नोड से तीसरे नोड में जाके तब तक चलना है जब तक कि आप आखिरी नोड में पहुंच ना जाए। तो n स्टेप्स तो लग जाएंगे सिर्फ चलने में, ठीक है, आखिरी तक पहुंचने में। और फिर जो ऐड करना है नोड आखिरी में उसमें 1 2 स्टेप लगेंगे। तो n+2 में तो हम लोग 2 को नेग्लेक्ट ही कर देंगे, तो इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। जबकि इसमें सिर्फ 3 स्टेप लगे तो ऑर्डर ऑफ 1। तो ये वाला बेटर हुआ, ओके नहीं, बढ़िया ये हुआ शुरू में ऐड करने वाला, ठीक है। तो इसी तरह से सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए।
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।